इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का सबसे फास्ट और सबसे पावरफुल रिवीजन सिर्फ वन लाइनर के रूप में जो सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें और अपने मार्क्स को एकदम बूस्ट कर दे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास वन लाइनर सामाजिक विज्ञान के प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सामाजिक विज्ञान क्लास 10th समकालीन भारत भूगोल का पहला अध्याय देखेंगे बेटा, संसाधन एवं विकास। प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती बेटा। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। इस प्रकार से यहाँ पर चार्ट दिया है। प्राकृतिक संसाधन है एक और एक है मानवीय संसाधन। इसमें से जो प्राकृतिक संसाधन है वो नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य दो प्रकार का होता है। पहला है नवीकरण योग्य, सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन जल ये सभी के नवीकरण योग्य है। और इसी में दूसरा है जैव। इसमें से पहला प्राकृतिक वनस्पतिक जिसमें वन आ जाएंगे और जो दूसरा होता है सारे जीव जंतु जिसमें आते हैं। तो ये दो प्रकार के संसाधन हैं। इसी प्रकार से अनवीकरणीय योग्य वाले ये भी दो प्रकार के होते हैं, पुनः चक्रीय जैसे धातु वगैरह को बार बार हम रिसाइकल कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा अचक्रीय जिसको हम फिर से रिसाइकल नहीं कर सकते या फिर से नहीं बना सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम वगैरह, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि। दूसरा है बेटा संसाधन में मानवीय संसाधन भी दो प्रकार है, संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। पहला पॉइंट हम देखते हैं, समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय संसाधन में पवन, जल और सौर ये सभी के सभी नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। और इसी प्रकार पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव दो प्रकार के होते हैं बेटा। प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्य जीव जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी को हमने चार्ट में अभी थोड़ी देर पहले देखा। इसी प्रकार धातु, भूमि, जल, वायु अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है बेटा उसको हम सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरो ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। UNCED में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही थी बेटा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक सुमेसर 1974 में लिखी थी। और ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई। इसी प्रकार बेटा हमारा साझा भविष्य पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है। आगे देखते हैं हम। भारत के मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्रों का प्रतिशत, इसमें 27% पठार के अंतर्गत आता है बेटा जो यहाँ पर दिखाया गया है। इसी प्रकार 30% पर्वत है और 43% मैदान है। ये आपको याद रखना है। भारत के पठारी क्षेत्र खनिज और जीवाश्म ईंधनों से समृद्ध होते हैं बेटा। भू आकृति, जलवायु एवं मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। कौन कौन भौतिक कारक कहलाते हैं? भू आकृति, जलवायु और मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता मानवीय कारक कहलाते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है बेटा। ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। अपने देश की राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है बेटा। काय का प्रमुख कारण है? निम्नीकरण का। जनक सेल, जलवायु और वनस्पति आदि मृदा बनाने के लिए प्रमुख कारक होते हैं।
मृदा का निर्माण जैव और अजैव पदार्थों से होता है। मृदा का या मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है बेटा? जैव अजैव पदार्थों से होता है। भारत का जो उत्तरी मैदान है बेटा वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। इसी प्रकार से जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हैं, बांगर और खादर। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में काली मृदा पाई जाती है। 4 जगह याद रखना है, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है, इसलिए वो चिकनी होती है और ये नमी को धारण करती है बेटा। काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। लाल मृदा का रंग लौह धातु के कारण कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है बेटा। लेटराइट मृदा अम्लीय मृदा को कहते हैं। लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। कौन सी फसल के लिए? काजू की। इसी प्रकार मरुस्थलीय मृदा रेतीली होती है बेटा, रेत रहेंगे उसमें मरुस्थल में, और ज़्यादा लवणीय होती है। कैसी होती है? लवणीय। वन मृदा पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में वन मृदा ह्यूमस रहित होती है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्खाद भूमि या बेड लैंड कहते हैं बेटा। विस्तृत क्षेत्रों में मृदा के ऊपरी परत का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। इसी प्रकार सोपान कृषि मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है। कौन सी कृषि? सोपान। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। पर्वत और पहाड़ वाले क्षेत्र में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। शिमला या हिमालय वाले प्रदेश में, उत्तराखंड में ये सीढ़ीदार कृषि की जाती है बेटा। चंबल बेसिन में उत्खनन भूमि को खड्ड या रिवाइन भूमि कहा जाता है। कौन सी भूमि कहा जाता है? खड्ड या रिवाइन। भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर कृषि होती है। कितने प्रतिशत पर? 80%। अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव